इस वीडियो में हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट वेरियस एडिटिंग कमांड्स के बारे में जानेंगे। एडिटिंग कमांड्स को यूज करके हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मॉडिफाई पैनल में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडिटिंग कमांड्स का कलेक्शन देख सकते हैं। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप और एडिटिंग कमांड्स को एक्सेस कर पाएंगे। मैं लाइन कमांड को यूज करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा और सर्कल कमांड के सेंटर रेडियस ऑप्शन को यूज करके सर्कल को ड्रॉ करूंगा। जब आप इरेज कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। इसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं, जिसे हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए डिस्कस किया था। तो मैं क्रॉसिंग विंडो को यूज करके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस चेंज हो गई है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स इरेज हो जाएंगे। तो इरेज कमांड की हेल्प से हम पूरे ऑब्जेक्ट्स को इरेज या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं ट्रिम कमांड के बारे में बात करूंगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मैंने ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया है। अब मुझे इस लाइन को बहुत बार कॉपी करना है। उसके लिए मैं कॉपी कमांड पर क्लिक करूंगा और इस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करूंगा और मैं इस पॉइंट को एज बेस पॉइंट चूज करूंगा बाय पिकिंग। फिर मैं बहुत सारे सेकंड पॉइंट्स को चूज करूंगा, जिससे मुझे मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मैं 3 पॉइंट मेथड को यूज करके एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो मैं 3 पॉइंट पर क्लिक करूंगा एंड 1, 2 एंड 3। मैंने ये 3 पॉइंट्स पिक कर लिए हैं। नेक्स्ट, मैं लाइन के उन पोर्शंस को रिमूव करना चाहता हूं जो इस आर्क के बियॉन्ड एक्सटेंडेड हैं। तो उसके लिए आप ट्रिम कमांड को यूज कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई पैनल में ट्रिम मिल जाएगा। तो मैं ट्रिम पर क्लिक करूंगा। अब ये कटिंग एजेस को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। आप सेलेक्ट कटिंग एज ऑप्शन को देख सकते हैं। तो कटिंग एज एक एज है जिसे हम कटर की तरह यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस पर्टिकुलर आर्क को कटिंग एज या कटर की तरह यूज करेंगे तो आप इन लाइंस के उस पोर्शंस को इजीली रिमूव कर पाएंगे जो इस आर्क के बियॉन्ड एक्सटेंडेड हैं। तो मैं इस आर्क को एज कटिंग एज सिलेक्ट करूंगा। अब कटिंग एज को सिलेक्ट करने के बाद यू कैन जस्ट गिव एन एंटर। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम करना है। तो ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए आप उन्हें इंडिविजुअली पिक कर सकते हैं लाइक दिस। पर अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर गिवन क्रॉसिंग विंडो या फेंस ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्रॉसिंग विंडो को यूज करूंगा। तो ट्रिम कमांड को हमेशा एक कटिंग एज या ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसे हम कटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे अंडू करूंगा और आपको ट्रिम परफॉर्म करने का एक और मेथड दिखाऊंगा। तो मैं ट्रिम पर क्लिक करूंगा एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू सेलेक्ट द कटिंग एजेस तो आपको कटिंग एज को सेलेक्ट नहीं करना है। उसकी जगह आपके पास सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे ये पर्टिकुलर ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि सारे ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द एक्चुअल कटिंग एज आर ट्रीटेड एज अ कटिंग एज। अब आप ट्रिम के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। हेंस यू कैन सेव वन स्टेप। अब मैं इस कटिंग एज को राइट की तरफ मूव करूंगा। तो मैं मूव कमांड पर क्लिक करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। इसे मैं एज अ बेस पॉइंट चूज करूंगा और सेकंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए राइट में मूव करूंगा। मैं ऑर्थो मोड को एक्टिवेट करूंगा और यहां पर क्लिक करूंगा। अब ट्रिम कमांड में हमारे पास एक और ऑप्शन है जो हमें एक्सटेंशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो मैं ट्रिम कमांड पर जाऊंगा और जब मुझे कटिंग एज को सेलेक्ट करना होगा तो मैं एंटर प्रेस करूंगा और शिफ्ट की को होल्ड करके जब मैं कर्सर को यहां लेकर जाऊंगा तो आपको उस पर्टिकुलर लाइन के एक्सटेंशन का प्रीव्यू मिल जाएगा।
लाइकवाइज आप एक्सटेंशन को परफॉर्म करने के लिए वेरियस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त जब आप शिफ्ट की को होल्ड करते हैं तब आप ट्रिम कमांड को एक्सटेंशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑटोकैड में हमारे पास एक्सटेंड कमांड है। ये पर्टिकुलर मेथड आपको ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने में आपकी हेल्प करता है, तो आपको एक्सटेंड यूज करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आप एक्सटेंशन को परफॉर्म करने के लिए ट्रिम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द ऑफसेट कमांड। ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड को यूज करके हम पैरेलल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करूंगा और ऑर्थो को ऑफ करके इस पॉइंट तक लाइन बनाऊंगा। फिर 3 पॉइंट मेथड को यूज करके आर्क बनाऊंगा और 1, 2, 3 एंड आई हैव ड्रॉन एन आर्क। मैं एक सर्कल भी ड्रॉ करूंगा। ओके, मैं ऑफसेट कमांड दूंगा और जब हमसे ऑफसेट डिस्टेंस पूछा जाएगा तो मैं वैल्यू दूंगा लेट इट बी 120। फिर ये आपसे ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड टू ऑफसेट पूछेगा। तो जब आपसे डिजायर्ड साइड पर स्पेसिफिक पॉइंट पूछा जाए तो आप कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं। अगेन यू आर बैक टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफसेट प्रॉम्प्ट। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। फिर ये हमें साइड पर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए कहेगा। आई विल पिक अ पॉइंट हेयर और इस बार मैं इसे एज ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट सेलेक्ट करूंगा और इसे एज साइड। ये ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट है और ये हमारी साइड है। हेंस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड टू ऑफसेट रिकरिंग प्रॉम्प्ट ही रहेगा। पर अगर आपको कोई अलग ऑफसेट डिस्टेंस देना है तो आपको ऑफसेट कमांड से बाहर आने के लिए एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर इस ऑफसेट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दोबारा एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब आप ऑफसेट कमांड को एंटर करेंगे तो ये आपसे ऑफसेट डिस्टेंस मांगेगा। मैं डिफरेंट वैल्यू दूंगा, लेट इट बी से 200। फिर ये आपसे ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड टू ऑफसेट को सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। एंड अगेन द ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट एंड द साइड टू ऑफसेट। लाइकवाइज जब भी आपको डिस्टेंस को चेंज करना होगा तो आपको ऑफसेट कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पर डायनामिक इनपुट जोन के साथ आप इस डिस्टेंस को इंटरैक्टिवली दे सकते हैं। मैं डायनामिक इनपुट को एक्टिवेट करूंगा और इस बार मैं कमांड प्रॉम्प्ट में लेटर O को टाइप करके ऑफसेट कमांड दूंगा। प्रेजेंट ऑफसेट डिस्टेंस 200 है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और ऑफसेट के लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। जब मैं कर्सर को डिजायर्ड साइड पर लेकर जाऊंगा तो सॉफ्टवेयर डिस्टेंस को डिस्प्ले करेगा और अगर मैं चाहूं तो यहां पर मैं डिफरेंट वैल्यू दे सकता हूं। आई विल गिव 300 इंस्टेड। एंटर प्रेस करिए और अब आप देख सकते हैं कि आपने डिस्टेंस को इंटरैक्टिवली चेंज कर दिया है। अब मैं ऑफसेट कमांड से बाहर आने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। चलिए अब ऑफसेट कमांड में प्रेजेंट ऑप्शंस को देखते हैं। ऑफसेट में हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे इरेज, लेयर, थ्रू एटसेट्रा। लेयर ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे जब हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इरेज ऑप्शन से आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। ओके, जब आप इरेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। आई विल गिव यस। अब प्रेजेंट ऑफसेट डिस्टेंस 300 है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। ऑफसेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और जब मैं डिजायर्ड साइड पर पॉइंट को पिक करूंगा तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। थ्रू ऑप्शन से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू ऑफसेट को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। अब मैं एक लाइन क्रिएट करना चाहता हूं जो इस लाइन के पैरेलल हो और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो, पर मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता है। तो उस केस में
मैं ऑफसेट दे सकता हूं और थ्रू ऑप्शन पर जा सकता हूं। अब ये आपसे ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, फिर ये आपसे एक थ्रू पॉइंट को पिक करने के लिए कहेगा। जब आप यहाँ पॉइंट पिक करेंगे तो आपको इस पॉइंट से पास होता हुआ एग्जैक्ट ऑफसेट मिल जाएगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा क्योंकि ऑफसेट कमांड में इरेज ऑप्शन enabled था। So that's all about offset. Next, I will teach you the fillet and chamfer commands. Fillet कमांड को यूज करके हम स्मूथ टेंजेंट आर्क से दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं chamfer कमांड से हम इन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लाइंड लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बनाऊंगा और फिर फिलेट कमांड पर जाऊंगा। फिलेट कमांड मॉडिफाई पैनल में अवेलेबल है, तो फिलेट पर क्लिक करिए। यह आपसे रेडियस मांगेगा, तो मैं रेडियस को पिक करूंगा। लेट द रेडियस बी 100। यह आपसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू फिलेट और सेकंड ऑब्जेक्ट टू फिलेट सेलेक्ट करने को कहेगा। अब आप प्रीव्यू देख सकते हैं ऑफ हाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू कम। Just make a pick there. Now you have got a fillet. I repeat the fillet, so I will give enter. I'll go to radius. इस बार मैं higher value दूंगा. Let it be say 300. अब ये first object है और ये second object है. Now let's see chamfer. chamfer भी same तरह से काम करता है, तो चलिए modify panel से chamfer लेते हैं। अब ये डिस्टेंस मांगेगा और मैं chamfer डिस्टेंस 150 दूंगा। जब ये सेकंड chamfer डिस्टेंस मांगेगा तो मैं सेम वैल्यू दूंगा। फिर ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। ये इंक्लाइंड लाइन chamfer है। अब मैं दोबारा chamfer पर जाऊंगा, फिर डिस्टेंस पर जाऊंगा और इस बार फर्स्ट chamfer डिस्टेंस 300 दूंगा और सेकंड chamfer डिस्टेंस 150 दूंगा। और जब ये मुझसे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करने को कहेगा तो मैं ये लाइन पिक करूंगा और सेकेंड लाइन के लिए मैं ये लाइन पिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि पहला chamfer डिस्टेंस जो 300 है वो फर्स्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो गया है और सेकेंड chamfer डिस्टेंस सेकेंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो गया है। सो जस्ट मेक अ क्लिक एंड दिस इज हाउ द chamfer विल अपीयर। अब चलिए कुछ और लाइंस क्रिएट करते हैं। मैं ऐसी एक लाइन क्रिएट करूंगा, फिर एक और लाइन और फिर यहां एक और लाइन क्रिएट करूंगा। अब मैं इन दोनों लाइंस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाना चाहता हूं यूजिंग द फिलेट। तो मैं फिलेट पर जाऊंगा, फिर रेडियस पर जाऊंगा। जब मुझे रेडियस स्पेसिफाई करना होगा तो मैं 0 वैल्यू दे सकता हूं। अब ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, पर अब मैं इस पर्टिकुलर कॉर्नर पर डिफरेंट रेडियस के साथ फिलेट परफॉर्म करना चाहता हूं। तो जब आप फिलेट कमांड पर जाते हैं तो आपको रेडियस 0 दिखता है क्योंकि वो प्रीवियसली गिवन वैल्यू है, पर मैं 300 वैल्यू दूंगा क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करके मुझे इस कॉर्नर को फिलेट करना है। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों लाइंस दोबारा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो आप रेडियस की वैल्यू को ऑल्टर किए बिना ही इसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिलेट पर जाऊंगा, फिर शिफ्ट की को होल्ड करके मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और ऐसे ही शिफ्ट की को होल्ड करके सेकंड ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करूंगा, तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस केस में आपके पास ऑल्टर्ड रेडियस वैल्यू है। आपको chamfer कमांड को यूज करके सेम रेडियस मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिलेट इन chamfer कमांड। नेक्स्ट हम AutoCAD में डिवाइड और मेजर कमांड्स को देखेंगे। तो मैं लाइन से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करूंगा। डिवाइड कमांड से आप एक ऑब्जेक्ट को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप ड्रॉ पैनल में इस एरो को क्लिक करके इस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं और आपको यहां डिवाइड मिल जाएगा। इनफैक्ट
ये कमांड ड्रॉ पैनल में इसलिए होती है क्योंकि आप इस कमांड से पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। तो मैं डिवाइड पर क्लिक करूंगा। ऑल्टरनेटिवली आप कीबोर्ड को यूज करके DIV लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ये आपसे नंबर ऑफ सेगमेंट्स मांगेगा। आई विल गिव 7। अब ऑटोकैड इस लाइन पर पॉइंट्स को ऐसे प्लेस करता है कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम रहे। अब ये पॉइंट्स आपको विजिबल नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉइंट एक डॉट की तरह रिप्रेजेंट होता है जो इस लाइन के साथ मर्ज हो जाता है। तो आपको पॉइंट का डिस्प्ले रिप्रेजेंटेशन चेंज करना होगा। इसके लिए आप DDP-TYPE कमांड को यूज कर सकते हैं। अब मैं रिप्रेजेंटेशन को इसमें चेंज कर दूंगा और ओके पर प्रेस करूंगा। नाउ यू कैन सी दैट AutoCAD हैज प्लेस्ड पॉइंट्स। मेजर कमांड भी डिवाइड की तरह ही काम करती है, पर इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करने की जगह ये कमांड ऑब्जेक्ट को प्री डिफाइंड लेंथ के सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। लेट्स टेक मेजर। ये ड्रॉ पैनल में भी अवेलेबल है, उस पर क्लिक करिए या फिर मेजर के लिए आप कीबोर्ड से MEA भी टाइप कर सकते हैं और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ये आपसे सेगमेंट की लेंथ मांगेगा। मैं सेगमेंट की लेंथ 100 यूनिट्स दूंगा। अब AutoCAD लेंथ के अलोंग पॉइंट्स को ऐसे प्लेस करता है कि हर एक कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 100 यूनिट्स हो और उसकी डायरेक्शन स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक हो। सो दैट्स ऑल अबाउट डिवाइड एंड मेजर। नाउ अब हम मिरर कमांड पर जाएंगे। जब भी आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना होता, आपको उसका बस एक पोर्शन बनाना होता है। कई बार आपको उसका एक क्वार्टर बनाना होता है, कई बार हाफ, और बाकी ऑब्जेक्ट को आप मिरर कमांड यूज करके बना सकते हैं। लाइन कमांड को यूज करके मैं एक शेप को स्केच करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फिर मैं शेप क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स को पिक करूंगा। अब मैं इस कॉर्नर को फिलेट करूंगा, तो मैं फिलेट कमांड पर जाऊंगा और मुझे रेडियस देना है तो मैं रेडियस ऑप्शन पर जाऊंगा। आप रेडियस को स्पेसिफाई करने के लिए 2 पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं लाइक दिस, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को रेडियस माना जाएगा। और ये रहा फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट टू फिलेट। अब मुझे यहां आर्क मिल गई है। नेक्स्ट मैं सेंटर रेडियस ऑप्शन को यूज करके सर्कल ड्रॉ करूंगा और इस पर्टिकुलर आर्क के सेंटर को ही सर्कल का सेंटर चूज करूंगा और रेडियस को डिफाइन करने के लिए पॉइंट पिक करूंगा। नेक्स्ट मैं इस फिगर पर मिरर कमांड को अप्लाई करूंगा, तो आप मॉडिफाई पैनल में मिरर को देख सकते हैं। मैं उसे क्लिक करूंगा और स्टैंडर्ड विंडो को यूज करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे मिरर लाइन को डिफाइन करना है और मिरर लाइन 2 पॉइंट से बनी होती है। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑन मिरर लाइन। तो मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट को पिक करूंगा और एंड पॉइंट को यहाँ पिक करूंगा। यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन को डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है, तो अगर मैं इसके नीचे पॉइंट को पिक करता हूं लाइक दिस, तो मुझे लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज मिल जाएगा। अब मिरर को रिपीट करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और ये मेरी मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट होगा। इस बार मेरी एक्सेस हॉरिजॉन्टल है, तो मैं मिरर लाइन पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को एज अ सेकंड पॉइंट पिक करूंगा। बस 2 मिरर कमांड्स में मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को जनरेट कर लिया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिकल था। नाउ आई विल अनडू दिस। कई बार एक्सेस इंक्लाइंड भी हो सकती है। आई विल शो यू एन एग्जांपल। मैं दोबारा मिरर कमांड दूंगा और मिरर करने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। ये रहा मिरर लाइन पर फर्स्ट पॉइंट और मैं नेक्स्ट पॉइंट को यहां पिक करूंगा। तो अगर हमारी एक्सेस इंक्लाइंड है तो मिरर इमेज ऐसे अपीयर होगी।
I will undo this. मिरर कमांड को यूज करके आप एक ऑब्जेक्ट को उसके एक्सेस के अलोंग फ्लिप भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा मिरर पर जाऊंगा और इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा। मैं इसे चूज करूंगा एज फर्स्ट पॉइंट ऑन मिरर लाइन, ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा और नेक्स्ट पॉइंट को डिफाइन करने के लिए सीधा टॉप पर कोई पॉइंट पिक करूंगा। अब सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है। इफ आई गिव यस तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा और मुझे मिरर इमेज मिलेगी। तो इस तरह से आप मिरर कमांड को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्सेस के अलोंग फ्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द रोटेट कमांड इन AutoCAD। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इरेज करूंगा। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस मिड पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेगी और फिर एक सर्कल बनाऊंगा। मैं सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर दूंगा। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट आई वुड लाइक टू रोटेट। तो आप मॉडिफाई पैनल से रोटेट ले सकते हैं। बस इसे क्लिक करिए या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में RO टाइप कर सकते हैं। अब मैं रोटेट करने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा और ये आपसे बेस पॉइंट मांगेगा। अब ये बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट के पिवट पॉइंट की तरह एक्ट करेगा जिसके अराउंड आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर सेंटर को एज बेस पॉइंट चूज करूंगा। अब जब मैं माउस को मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कर्सर 90 डिग्री पर लॉक्ड है क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है। मैं ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि आप माउस को फ्रीली मूव कर सकते हैं और आप अपने ऑब्जेक्ट को कहां पिक करते हैं उस बेसिस पर आपका ऑब्जेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू रोटेट हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहां पिक करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो मैं डिग्रीज में भी प्रिसाइज वैल्यूज दे सकता हूं। तो मैं रोटेट को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। जब मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा तो मैं P टाइप करूंगा। P stands for previous selection. We have already seen that. Now, when I am asked to give the base point, I'll give at the rate. At the rate stands for the last point. जो सेम बेस पॉइंट है, या फिर आप सेंटर को भी पिक कर सकते हैं। जब मुझसे रोटेशन एंगल मांगा जाएगा तो मैं 45 डिग्रीज दूंगा और ये पर्टिकुलर 45 डिग्री एग्जिस्टिंग पोजीशन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा। Now I'll undo both the rotations. मैं फिर से रोटेट दूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और सेंटर को एज अ बेस पॉइंट चूज करूंगा। मैं ऑर्थो को ऑफ कर दूंगा और जब मुझसे रोटेशन एंगल मांगा जाएगा मैं 45 डिग्रीज दूंगा। तो मैं दोबारा रोटेट पर जाऊंगा और जब मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा तो मैं प्रीवियस के लिए P दूंगा और इसे एज बेस पॉइंट चूज करूंगा। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है कॉपी और दूसरा है रेफरेंस। अगर आप कॉपी सेलेक्ट करते हैं तो जब आप रोटेट करेंगे तो आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं दोबारा 45 दूंगा तो मुझे यहां ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और उसकी एक कॉपी मिलेगी जो 45 डिग्री के एंगल पर रोटेटेड होगी। अब मैं दोबारा रोटेट पर जाऊंगा और इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा और इसे एज अ बेस पॉइंट चूज करूंगा एंड लेट्स सी द रेफरेंस ऑप्शन। तो जब मैं रेफरेंस पर क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझसे रेफरेंस एंगल मांगेगा। द रेफरेंस एंगल इज द एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशन। आपको पता है कि ये ओरिएंटेशन 45 डिग्रीज है विद रिस्पेक्ट टू द जीरो एंगल और रेफरेंस एंगल में मैं 45 लिखूंगा। अगर रेफरेंस एंगल एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशन है तो आपकी रोटेशन को जीरो एंगल की पोजीशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप रोटेट करते हैं तो हमें पता है कि रोटेशन एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में होगी। तो अगर मैं
न्यू रोटेशन एंगल एज 90 डिग्रीज देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो ये जीरो एंगल पोजीशन के अकॉर्डिंग रोटेट हो जाएगा थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो रेफरेंस ऑप्शन को यूज करके आप एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशन को नलिफाई कर सकते हैं और आप जो रोटेशन एंगल देंगे उसे जीरो एंगल के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। अब हमने ऑटोकैड में फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडिटिंग कमांड्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एडिटिंग कमांड्स को कंटिन्यू करेंगे और कुछ फिगर्स बनाएंगे जिनसे आपको इन कमांड्स को प्रैक्टिस करने का चांस मिलेगा एंड यू विल गेट ऑन हैंड एक्सपीरियंस।